एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के वन शॉट वीडियो में हम लोग सारे टॉपिक्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बस इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर्स कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिएगा, सारी चीज़ें इसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और जितना हो सके प्लीज़ सेशन को शेयर कर दिया करिए और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसको लेके काफ़ी बच्चे परेशान थे कि मैम इसका वन शॉट वीडियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स PDF जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी क्लासेस की, क्योंकि रिवीजन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे किसी भी चीज़ का तो आप जितना भी पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। तो एक बार वीडियो दो से तीन बार आप वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, स्पीड को बढ़ा के 2x स्पीड पे। और इसके अलावा या तो क्लासेस के साथ आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, इसके अलावा आप जो भी चीज़ें पढ़ो उसको रिवीजन ज़रूर करो, बिना रिवाइज आपकी चीज़ें नहीं क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही इंपॉर्टेंट बनता है कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है भाई, मैनेजमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिख लेना कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट या डिफाइन द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्या होता है, उसके नेचर क्या होते हैं, उसके सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व को समझाइए। तो मैनेजमेंट की सबसे पहले मीनिंग को देख लेते हैं, आपको अपने एग्जाम में क्या लिखनी है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले इसकी मीनिंग को आप एग्जाम में समझाओगे कि मैनेजमेंट का जो सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब एक प्रॉपर डिफिनेशन आपको अपने एग्जाम में ऐसे लिखनी है, सबसे पहले उसकी मीनिंग। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है मैनेजमेंट में, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के थ्रू क्या होता है, काम करवाया जाता है ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं हम उसको इफ़िशियंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव कर सके, ये मैनेजमेंट बताता है। तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संगठन के उद्देश्यों को कुशलता और प्रभावशीलता के साथ प्राप्त करने के लिए हम जो योजना बनाना, संगठन करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, निर्देशन करना, नियंत्रण, ये सभी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट में शामिल होती हैं। ठीक, तो ये आपको सिंपल सी डिफिनेशन आपको अपने एग्जाम में मीनिंग लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको जितने भी फेमस ऑथर्स हैं उनके द्वारा डिफिनेशंस लिखनी है। यही डिफिनेशंस आप लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ में मैंने 4 डिफिनेशंस ली हैं, कोई भी सिंपल आप 3 डिफिनेशन अपने एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा अलग अलग। जैसे हेनरी फॉयल जो फेमस हैं ये हैं, इनकी डिफिनेशंस आपको लिखनी है। जैसे पीटर F. ड्रकर हैं, टूम्सडे एंड डॉनल है, तो जितने भी फेमस ऑथर्स हैं उनकी डिफिनेशंस आपको अपने एग्जाम में लिखनी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर परिभाषाएं की बात करें तो प्रबंधन की परिभाषाएं, सबसे पहले हेनरी फॉयल ने क्या डिफिनेशन दी कि मैनेजमेंट क्या है, टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। हेनरी फॉयल के द्वारा क्या कहा गया है कि मैनेज करना, ठीक है, प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना, ये क्या करना, नियंत्रण करना, ये सारा काम किस में आ जाता, मैनेजमेंट में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा, पीटर F. ड्रकर के द्वारा कहा गया कि मैनेजमेंट इज़ एन ऑर्गन एंड ऑर्गन्स कैन बी डिस्क्राइब एंड डिफाइन ओनली थ्रू देयर फंक्शंस। मैनेजमेंट एक ऑर्गन है, मतलब यहाँ पर कहा गया कि एक अंग है जो कि केवल उसके कार्यों के माध्यम से ही समझा और परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो पीटर F. ड्रकर के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट डिफिनेशन दी गई है मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थ्रू थिंग्स डन थ्रू अदर्स, जो लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है। क्नूज एंड डॉनल्ड के द्वारा कहा गया कि मैनेजमेंट इज द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट की बात की गई है कि क्रिएशन और मेंटेन क्या करना है, इंटरनल एनवायरनमेंट जिसमें एक इंडिविजुअल या वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप्स एंड परफॉर्म इफिशिएंटली टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द गोल्स। तो मैनेजमेंट सिंपल सा एक प्रोसेस है, डिज़ाइन करना और मेंटेन करना एक एनवायरनमेंट को जिसमें एक इंडिविजुअल या साथ में काम करके उस गोल्स या उस एम्स को अचीव करते हैं।
ठीक है, तो क्नूस्ट एंड डोनल के द्वारा ये डिफिनेशन दी गई है। तो 4 डिफिनेशंस मैंने यहाँ पे ली हुई है। 4 में से कोई भी डिफिनेशंस, 3 डिफिनेशन आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हो। तो जो भी आपको सिंपल लगे, इजी लगे, जो इजीली वे में आपको याद हो सके, उसको आप याद कर लेना। इसके अलावा और भी डिफिनेशंस आपको लगे कि हाँ, उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर हम की पॉइंट्स देखें तो ओवरऑल आप एग्जाम में क्या लिख सकते हो एक पॉइंट्स के थ्रू से, कि मैनेजमेंट ओवरऑल एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज, आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू बना सकते हो। फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द मैनेजमेंट, इस तरह से लिख के, या की पॉइंट्स इन मैनेजमेंट। तो ओवरऑल हमें क्या पता चला कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इसके ही सबसे ये चलता है। दूसरा है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड की बात करें तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, लक्ष्य आधारित प्रोसेस है। दूसरा इट वर्क्स थ्रू पीपल, लोगों के माध्यम से ही मैनेजमेंट चलता है। एंड इट इंश्योर्स इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, कुशलता और प्रभावशीलता इसमें शामिल होती है। ये यूनिवर्सल इन नेचर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स अपने एग्जाम में लिख सकते हो। फिर अगर हम मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की देखें तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव द इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हम उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ठीक, अब नेचर क्या क्या आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में अगर नेचर की बात करें तो नेचर को यहाँ पे फीचर्स भी बोला जाता है, और फीचर्स के अलावा इसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। तो दोनों बात कहें यहाँ पर सिंपल सा मतलब है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले ये गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट हमेशा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए होता है, गोल्स को अचीव करने के लिए होता है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता यही है। दूसरा है यूनिवर्सल एक्टिविटी है, तो हर प्रकार के संगठन में ये लागू होता है। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे यूनिवर्सल, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हो, तो सब जगह मैनेजमेंट होता है। आप अपने कॉलेज में देखते होगा तो मैनेजमेंट का यूज़ जो है वो हर जगह है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल कहा गया है, यूनिवर्सल एक्टिविटी। तीसरा है कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं कि एक बार का काम नहीं है, ये लगातार चलता रहता है, तो इसीलिए कंटिन्यूस प्रोसेस कहा गया। ये ग्रुप एक्टिविटी है, तो ग्रुप एक्टिविटी कहने का मतलब है समूह प्रयास पर आधारित। मतलब मैनेजमेंट अकेला आदमी नहीं करता, वो टीम के साथ काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी। डायनेमिक इन नेचर होता है, तो बदलते वातावरण के अनुसार, डायनेमिक के मतलब ये जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा उसी तरीके से मैनेजमेंट भी चेंज होता रहता है, इसीलिए यहाँ पे डायनेमिक प्रोसेस कहा गया है। इनटेंजिबल है, मैनेजमेंट जो है दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। इसके अलावा और भी विशेषताएं आप इसमें ऐड कर सकते हो कि मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, दोनों है। बहुत सारी विशेषताएं आप इसके अलावा इंक्लूड कर सकते हो। 6 विशेषताएं मैंने यहाँ पे दी है, इसके अलावा आप जो भी पढ़े हो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की। अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, नीड, सिग्निफिकेंस बोले, इंपॉर्टेंस बोले या नीड, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो पहला इसकी ज़रूरत मैनेजमेंट की होती है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की प्राप्ति करता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का मतलब मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स से अचीव करती है। पहला ये हो गया। दूसरा एफिशिएंसी बढ़ाता है। ठीक है, तीसरा है कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ सोसाइटी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मैनेजमेंट जो है, जो टाइम, मनी, मैन पावर का बेस्ट यूज़ होता है। प्रॉपर प्लानिंग और डायरेक्शन से ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वेस्ट और डुप्लीकेशन कम करती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के लिए रेडी करता है। तो ये सारी उसकी इंपॉर्टेंस आती हैं। अब फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल जो भी इसके फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो आपसे यही पूरा मतलब पूरा आपका सिलेबस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, यही पूरा आपका सिलेबस है। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के, प्रबंध के कार्य क्या क्या हैं। तो जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं आर दी बेसिक एक्टिविटीज़ विच इज़ परफॉर्म बाय द मैनेजर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफिशिएंटली। जो मैनेजमेंट के कार्य होते हैं वो बेसिक ऐसी एक्टिविटीज़ होते हैं जो मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफ़िशिएंटली उसका यूज़ कर सके। पहला होता है प्लानिंग। तो हम लोगों ने पढ़ा कि पहला क्या करेंगे, कोई भी आप काम करने जाते हो तो आप सबसे पहले प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग सबसे पहला काम होता है मैनेजमेंट का, योजना बनाना। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। तो योजना बनाना कि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना, कब करना और कौन करेगा, सबसे पहला ये क्या होता है, करने की प्रक्रिया होती है।
तो इसमें हम क्या सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, फॉरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर के लिए ऑब्जेक्टिव्स और एक्शन डिसाइड करना, कि एक स्ट्रैटेजी बनाना, एक टारगेट सेट करना, एक बजट प्रिपेयर करना, ये सबसे पहला इसमें फंक्शंस आता है मैनेजमेंट में। ठीक है, अब प्लानिंग के स्टेप्स भी आते हैं, तो अभी इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टास्क, ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ एंड एलोकेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो संगठन करना, कार्य को व्यवस्था करना, गतिविधियों को समूह में बांटना तथा अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपने की प्रक्रिया है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो भी काम है, अब काम को हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखेंगे। ठीक है, जो उनकी अथॉरिटी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम काम को डिवाइड करेंगे। तो उसका मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग हो गया। तो इसमें की पॉइंट्स क्या आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो भी काम है उसको डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है, राइट पर्सन को राइट जॉब देना। डिपार्टमेंटेशन, जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनको अथॉरिटी देना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा आता है स्टाफिंग, कर्मचारी व्यवस्था। स्टाफिंग का मतलब यहाँ पर होता है, इसमें रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय। इसमें जो कर्मचारी व्यवस्था में कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, उसको सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको डेवलप करते हैं और एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया जाता है स्टाफिंग में। तो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल। चौथा आता है डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। तो निर्देशन करने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा क्या हुआ, तो डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉय टू अचीव गोल्स। डायरेक्टिंग में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को गाइड करेंगे भाई, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको सुपरवाइज करना। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें उनको इसमें शामिल होती हैं। और पांचवा होता है कंट्रोलिंग, जो लास्ट प्रोसेस होता है फंक्शन मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना। तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस द प्लान परफॉर्मेंस। जो आपने प्लानिंग की थी, प्लान किया था, तो आप उस एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या वो हुआ कि नहीं, तो ये क्या आ जाता है कंट्रोलिंग। ठीक है, परफॉर्मेंस चेक करना और डेविएशंस को करेक्ट करना, मतलब एक्चुअल और जो आपने प्लान परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना। तो इसमें स्टेप्स काफ़ी पूछे जाते हैं, स्टेप्स को अभी आगे हम लोग आगे की वीडियोस में डिटेल में समझेंगे इसी वीडियो में। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। स्टैंडर्ड्स को सेट करना, सबसे पहले परफॉर्मेंस को मेज़र करना, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स एंड करेक्टिव एक्शन। तो ये सारे के सारे स्टेप्स आपके इसमें शामिल होते हैं। ओवरऑल अगर आप डायग्राम के थ्रू समझाना चाहते हो, तो पहला आता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस तरह के डायग्राम भी आप अपने एग्जाम में बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम यहाँ पर बात करें तो, एक्सप्लेन द अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, अब यहाँ से तो एक क्वेश्चन तो बनेगा ही आपके एग्ज़ाम में, प्रबंध के विभिन्न दृष्टिकोण को समझाइए। अब इसमें से बहुत सारे अप्रोचेस आपके एग्ज़ाम में हैं, लेकिन जो आपको पढ़ने वो चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो जो मैनेजमेंट के अप्रोच का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को समझने, एक्सप्लेन करने और अप्लाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो अप्रोचेस का मतलब यही होता है कि उसको समझने, एक्सप्लेन और अप्लाई करने के जो तरीके होते हैं उसी को हम मैनेजमेंट अप्रोचेस बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से अप्रोचेस जो होते हैं, हर अप्रोच जो है मैनेजमेंट के किसी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर फोकस करता है। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मेन अप्रोचेस जो होते हैं मैनेजमेंट के पढ़ने हैं, तो देखो यहाँ पे दिया क्लासिकल अप्रोच, जो कि आपकी स्ट्रक्चर एफिशिएंसी पर जोर देता है। दूसरा है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो FW टेलर के द्वारा दिया गया कि वर्क स्टैंडर्डाइजेशन पे। ठीक है, आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना के आप चीज़ें सारे अप्रोचेस एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, जो कि प्रिंसिपल्स और फंक्शंस की बात की गई है। चौथा है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार पूछा गया है। बिहेवियरल अप्रोच, जो कि मोटिवेशन एंड लीडरशिप। और छठवां है सिस्टम अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है। कंटीजेंसी अप्रोच, सिचुएशन बेस्ड मैनेजमेंट। जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको पढ़ना है सबसे पहले कि क्लासिकल अप्रोच क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव और ह्यूमन रिलेशन। ठीक, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है।
पहले के 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये ज़्यादा बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन वेरियस थ्योरीज एंड व्यू पॉइंट्स डेवलप्ड ओवर टाइम। तो इसमें अगर हम अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे वेज दिए गए हैं इसमें। तो सबसे पहला आता है क्लासिकल, ठीक है। क्लासिकल अप्रोच, इसको हिंदी में अगर बोलें तो परंपरा। तो द क्लासिकल अप्रोचेस फोकस ऑन एफिशिएंसी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड डिवीजन ऑफ वर्क। औपचारिक संगठन, संरचना और कार्य विभाजन पर बल देता है। तो इस किस पे फोकस करता है? तो सिर्फ वर्क इफिशिएंसी पे फोकस करता है। ये चीज़ें आपको बस जाननी है। किसकी बात की जाती है? वर्क इफिशिएंसी की बात की जाती है क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। इसमें जो मेन थिंकर्स जो दिए गए थे, प्रमुख विचारक, F.W. टेलर, जो कि हमने आपको बताया साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तीसरा मैक्स वेबर के द्वारा ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो मेन थिंकर्स इसमें दिए गए थे। इसकी विशेषता ये है कि इम्पेसिस ऑन प्रोडक्टिविटी, वर्क का साइंटिफिक एनालिसिस करना, इसके अलावा डिवीज़न ऑफ वर्क, फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स को अप्लाई करना, सेंट्रलाइज अथॉरिटी। लिमिटेशंस ये है कि ह्यूमन फैक्टर्स को इसमें जो भी हैं उसको इग्नोर किया जाता है। इसके अलावा ये ज़्यादा कठोर होता है। दूसरा आता है साइंटिफिक। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें अप्रोच, ये जो दिया गया अभी हम लोगों ने बताया इंपॉर्टेंट है। इसके फाउंडर कौन है? तो F.W. टेलर ने दिया। और साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स एट इम्प्रूविंग द इफिशिएंसी बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग द वर्क मेथड। इस अप्रोच में काम को साइंटिफिक मेथड्स की इसमें बात की गई है। साइंटिफिक मेथड से स्टडी करके बेस्ट वे को फाइंड किया जाता है। तो इसमें प्रिंसिपल्स कौन कौन से दिए गए हैं? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन बिटवीन मैनेजर एंड द वर्कर्स। ऐसे आप सारी चीज़ें लिखिएगा, जैसे इस PDF में दिया है वैसे ही आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। फोकस करता है इफिशिएंसी एट अ शॉप फ्लोर लेवल पे, ठीक है। इसमें टेक्निक्स दिए गए, टाइम एंड मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंशियल वेट सिस्टम। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच की बात करें तो इसमें किसकी बात की गई है? तो इसके फाउंडर कौन है? हेनरी फॉयल हैं। और ये अप्रोच फोकस करता है मैनेजमेंट के फंक्शंस। अभी हम लोगों ने मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। ये सब पढ़े हैं। तो ये किस पे फोकस करता है कि जो मैनेजमेंट का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो मैनेजमेंट के फंक्शंस पे फोकस करता है। एंड द प्रिंसिपल विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे के सारे जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, जो लागू किए जाते हैं। तो इसमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें आप देखोगे डिवीज़न ऑफ वर्क है, यूनिटी ऑफ कमांड है, डिसिप्लिन है, मतलब 14 प्रिंसिपल। और जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, ये सारी चीज़ें, ओके। नेक्स्ट आता है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में क्या है? ये इसके फाउंडर कौन है? तो मैक्स वेबर ने दिया है। और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में सिंपल सा जानो, इसमें बात की गई थी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स हैं, जो भी हायरार्की हैं और जो भी अथॉरिटी हैं उसके बेस पर चलना। तो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच सिंपली इसका फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स हैं, हायरार्की हैं, अथॉरिटी हैं, उसके बेसिस पर चलना। तो ब्यूरोक्रेसी इम्पेसेस रूल्स, हायरार्की एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इसकी विशेषता क्या देखने को मिलती है? क्लियर डिवीजन ऑफ द वर्क, रिटन रूल्स एंड रिकॉर्ड्स, अथॉरिटी बेस्ड ऑन पोजीशन। पूछे जाते हैं एग्जाम में, अच्छे से इसको आपको पढ़ना है। तो क्लियर हायरार्की इसमें दिया गया, रिटन जो भी रूल्स होते हैं, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये डिसिप्लिन होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, ओके। नेक्स्ट अप्रोच आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार भी लगा दे रही हूँ, बार बार मैंने आपको बताया है कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है इसके फाउंडर एल्टॉन मायो है, याद रखिएगा, एल्टॉन मायो। और ये किस चीज़ पे दिया गया था? हॉथरेन एक्सपेरिमेंट पे। दो चीज़ें याद हो गई। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टॉन मायो के द्वारा दिया गया, इसमें हॉथरेन एक्सपेरिमेंट्स की बात की गई थी। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में क्या बताया गया था कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ आर सोशल बीइंग। एम्प्लॉयज़ क्या हैं? वो सोशल बीइंग्स हैं, सिर्फ मशीन्स नहीं, ठीक है। मोटिवेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, ग्रुप बिहेवियर प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का रोल प्ले करता है। तो हॉथरेन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड एट अ वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी और शोर द इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन और ग्रुप बिहेवियर की इसमें बात
की गई है। ठीक है, ये एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन पे बात की जाती है यहाँ पे, ये चीज़ें है। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल अप्रोच। तो बिहेवियरल अप्रोच जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिहेवियरल अप्रोच का मतलब द बिहेवियरल अप्रोच स्टडीज द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। व्यवहारात्मक दृष्टिकोण संगठन है व्यक्ति और समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई जो एम्प्लॉय हैं उनका बिहेवियर, एटीट्यूड, परसेप्शन और मोटिवेशन का स्टडी। इसमें जो कंट्रीब्यूटर थे अब्राहम मैस्कुले थे, एमसी ग्रेगर, हर्बर्स थे। ठीक है, आप अब्राहम मैस्कुलो पढ़ा ही होगा आपने, जिन्होंने नीड्स की थ्योरी दी। ठीक है, नीड हायरार्की की थ्योरी दी। एमसी ग्रेगर की बात करें तो इन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दिया, और हर्बर्स ने यहाँ पे 2 फैक्टर थ्योरी दी है। अब ये जो भी थ्योरी हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कहो कम ही है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि मैस्कुले के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, उसको बताइए, एमसी ग्रेगर के द्वारा या हर्बर्स के द्वारा। तीनों थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हम लोग उसको अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट आता है सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच में की बात करें तो मैनेजमेंट हैव यूज एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, जैसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। कंटीजेंसी अप्रोच की बात करें तो कंटीजेंसी में क्या बताया गया कि देयर इज़ नो वन बेस्ट वे टू मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अब इसमें क्या है, जैसे इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टेलर, फ्योल एंड बर्नार्ड। ये चीज़ें की गई हैं। अब देखो यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है और पूछेगा ही आपसे एग्ज़ाम में। ठीक, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो टेलर, फेलोर एंड बर्नर ने योगदानों की चर्चा कीजिए। तो FW टेलर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैनेजमेंट का डेवलपमेंट में FW टेलर, हेनरी फॉयल एंड चेस्टर बर्नर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। तो FW टेलर ने क्या दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट, टाइम एंड मोशन स्टडीज, स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंशियल बेस्ड सिस्टम। वहीं पे हेनरी फॉयल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए गए, और चेस्टर बर्नर्ड के द्वारा कि ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, ये चीज़ें दी गई। अब इसमें देख लो भाई एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ FW टेलर के द्वारा, तो FW टेलर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। मेन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड्स टू इम्प्रूव वर्क इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। टेलर ने यहाँ पर ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब को रिजेक्ट करके साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क पर ज़्यादा फोकस किया, ताकि इससे इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी का प्रयोग किया जाए। अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन नॉट एंडलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर्स, ये सारे इसके प्रिंसिपल्स दिए गए। इसके अलावा टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, टाइम एंड मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क, इसके अलावा फंक्शनल फॉर्मेनशिप, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये सारी इसकी टेक्निक्स में आ जाती हैं। तो बेसिकली फोकस मेन था कि यहाँ पे इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी पे। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फॉयल। हेनरी फॉयल का कंट्रीब्यूशन देखें तो कंट्रीब्यूशन, हेनरी फॉयल को यहाँ पर फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है, प्रशासनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। तो जो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो एप्लीकेबल होता है हर लेवल पे, इन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो फेलर ने यहाँ पर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए गए थे। और कौन कौन से हैं 5 बेसिस ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हेनरी फॉयल के द्वारा। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए। हो आपसे एग्ज़ाम में कोई भी प्रिंसिपल उठा के भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि भाई डिसिप्लिन की बात इसमें की गई है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी इंडिविजुअल भी उठा के पूछ सकता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड, तो इंडिविजुअल भी यहाँ पे पूछ सकता है।
तो इम्पॉर्टेंस इसकी यही है कि ये जो कंट्रीब्यूशन दिया गया ये यूनिवर्सल है, अप्लीकेबल है, सभी संगठनों पर ये लागू होते हैं। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आया यहाँ पे ऑफ चेस्टर बर्नर्ड के द्वारा। तो इसमें किस चीज़ की बात की गई थी? इन्हें बोला जाता है, चेस्टर बर्नर्ड को, फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। याद रखिएगा, एग्जाम में लिखिएगा, जो जो की पॉइंट्स आपको सबसे पहले लिखना है कि इनको क्या कहा जाता है। बर्नर्ड इज नोन एज द बिहेवियरल एंड सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट की बात करें या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें, इन्हें कहा जाता है। यहाँ पे बताया गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोऑपरेटिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का। तो बर्नर्ड व्यूड एज ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन अमंग पीपल। बी इसमें दिया गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी एक्सेप्टेंस। अथॉरिटी इज द इफेक्टिव ओनली जब एक्सेप्टेड किया जाए सबऑर्डिनेट्स के द्वारा। तो बर्नर्ड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बताया गया कि अथॉरिटी तभी इफेक्टिव होती है जब वो सबऑर्डिनेट्स जो है यूजर्स एक्सेप्ट करें। फंक्शंस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव क्या काम है? तो इसमें कम्युनिकेशन मेंटेन करना, एसेंशियल सर्विसेज को सिक्योर करना और ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को फॉर्मुलेट करना, संगठनात्मक उद्देश्य को निर्धारित करना। इनफॉर्मल में देखो कि इस पे बर्नर्ड ने यहाँ पर इनफॉर्मल ग्रुप्स के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है। मेन फोकस बस इतना समझो, ये बर्नर्ड ने फोकस किस पे किया? ह्यूमन कोऑपरेशन। इतना बस आप याद रख लोगे तो एग्जाम में लिख लोगे। ह्यूमन कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, तीन चीज़ों पे फोकस किया। यही आप एग्जाम में लिख देना, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ चार्ट के थ्रू भी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझा। इस चार्ट को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आप अपने एग्जाम में लिख लोगे। भाई टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की, मेन कंट्रीब्यूशन, फेयल ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिया, और बर्नर्ड में बी से हो गया बर्नर्ड, और बी से बिहेवियरल और कोऑपरेटिव सिस्टम। टेलर ने एफिशिएंसी ऑफ वर्क मेथड्स पे बात की है, फेलर ने फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स पे, और बर्नर्ड ने ह्यूमन बिहेवियर और अथॉरिटी पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आता है इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। काफ़ी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। ठीक, प्रबंध के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो प्रबंध के कार्य क्या होते हैं? मैनेजर जो होता है उसका काम क्या होता है? ठीक, मैनेजरियल फंक्शंस वो एक्टिविटीज़ होते हैं जो एक मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए परफॉर्म करता है। ठीक है। अब इसमें इसके मेन काम क्या होते हैं? प्लानिंग करना, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स बनाना, ऑर्गेनाइजिंग कार्यों का विभाजन करना, तीसरा स्टाफिंग, राइट पर्सन को राइट जॉब देना, चौथा डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, और पांचवा है कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड करेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग वगैरह ये सारी चीज़ें डिफाइन की है, ये सारी चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर लेना। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे? वर्क को डिवाइड करेंगे, उनके अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। प्लानिंग में हम सबसे पहले फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेंगे। स्टाफिंग में सही पर्सन को रिक्रूट सेलेक्शन करेंगे, ट्रेन करेंगे। डायरेक्टिंग भाई उनको हम सही डायरेक्शन गाइड सुपरवाइज करेंगे। कंट्रोलिंग में क्या करेंगे? यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लाना। ठीक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स। एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स। ये भी आपसे एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। प्रबंधकों की सामाजिक उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए। तो मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एक मैनेजर जो होता है, या एक मैनेजर सिर्फ जो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, बल्कि वो सोसाइटी, एम्प्लॉय, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट और इन्वायरमेंट के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। तो क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मैनेजर की तरफ? तो मैनेजर्स को बिजनेस डिसीजन लेते वक्त समाज के हित, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय की बात करें तो जो भी एम्प्लॉय हैं उनको फेयर वेजेस देना, सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। अगर एम्प्लॉय हैप्पी है तो ऑब्वियस सी बात है बेटर प्रोडक्टिविटी होगी। उनको ट्रेनिंग देना, उनके कैरियर डेवलपमेंट के बारे में सोचना, जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें। दूसरा आता है कंज्यूमर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर के प्रति? कंज्यूमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला आता है यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट।
ठीक है। जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज दें वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। इसके अलावा रीज़नेबल प्राइस पे होने चाहिए, कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक। तो तीसरा होता है सोसाइटी, टुवर्ड्स दी सोसाइटी की तरफ है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ जैसे एजुकेशन, हेल्थ हो गया, सोशल एक्सप्लॉयटेशंस को अवॉइड करना, तो बिजनेस सोसाइटी से का भी एक पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट की बात करें तो टैक्सेस एंड लॉ, सो लॉज एंड रेगुलेशंस का प्लान, टैक्सेस का टाइमली पेमेंट करना, लीगल रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर और करप्शन से दूर रहना। इन्वायरमेंट की बात करें तो पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक्सप्लेन वैल्यूज़ इन मैनेजमेंट। जो वैल्यूज़ होते हैं मैनेजमेंट में वो यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है। सो सबसे पहले जो वैल्यूज़ होते हैं वो मैनेजरियल बिहेवियर, जो भी वैल्यूज़ इन मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक सेकेंड, वो जो मॉरल प्रिंसिपल्स बिलीव्स, स्टैंडर्ड्स जो मैनेजर्स के डिसीज़न, बिहेवियर और लीडरशिप स्टाइल को गाइड करते हैं, उसकी बात की जा रही है इसमें वैल्यूज़ की। ठीक है। तो वैल्यूज़ बताती हैं क्या सही है और क्या गलत है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। ठीक है। अब इसकी क्या ज़रूरत होती है वैल्यूज़ की, क्योंकि इससे क्या होता है इथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए। अब इसमें भी बहुत टाइप्स आते हैं, जैसे इथिकल वैल्यूज़ हो गए, इसके अलावा आपकी सोशल वैल्यूज़ हो गए, फिर इकोनॉमिक वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, प्रोफेशनल वैल्यूज़। ठीक है। ये चारों वैल्यूज़ इसमें आते हैं, इंडिविजुअल भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, सोशल जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी। तो वैल्यूज़ लॉन्ग टर्म सक्सेस सुनिश्चित कर। तो इथिकल वैल्यूज़ जो हो गए राइट और रॉन्ग बिहेवियर से होते हैं। ठीक। ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से। सोशल वैल्यूज़ जो उसकी सामाजिक मूल्य से रिलेटेड है, सोशल जस्टिस से। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्लानिंग नेचर, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक्सप्लेन प्लानिंग नेचर, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स। तो नियोजन की प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, इनके चरण को समझाइए। तो सबसे पहले अगर हम प्लानिंग की बात करें, योजना बनाना, तो मीनिंग डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग एक का मतलब होता है फ्यूचर्स के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, उनको अचीव करने के लिए जो भी हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करना, प्लानिंग कहलाता है। ठीक है। प्लानिंग पहले सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करना है, ये प्लानिंग में डिसाइड होगा। तो फर्स्ट और बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लानिंग के उद्देश्य, टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पॉइंट्स आपको बस याद रखना है कि प्लानिंग हमेशा जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए होता है, टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इट हेल्प्स इन अचीविंग द प्रीडिटरमाइंड गोल्स इन सिस्टमैटिक मैनर। टू रिड्यूस दी अनसर्टेनिटीज़, फ्यूचर जो है अनसर्टन है, तो प्लानिंग हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग एंड रिड्यूसिंग रिस्क। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जिसमें ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ होता है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है और इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे के सारे इसमें आप इसमें लिख लीजिएगा फीचर्स में, ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है। यहाँ मैंने 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, पॉइंट्स आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की बात करें तो योजना का महत्व होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना। प्लानिंग बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में काम करना है। इट गिव्स अ क्लियर डायरेक्शन टू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना, कि फ्यूचर में जो भी रिस्क है, चेंजेस को सबसे पहले उसको हैंडल करना और उसमें हेल्प करता है। तीसरा, इनकरेजेस दी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसमें नई चीज़ें सोचोगे, नई चीज़ें क्रिएट करोगे तो उससे इनक्रेज होगा। हेल्प्स इन इफेक्टिव कंट्रोल। ठीक है।
स्टैंडर्ड सेट इन प्लानिंग बिकम्स द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इफ़िशियंसी और इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, रिसोर्सेज का जो भी है बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस। अब भाई यहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं, तो प्लानिंग की उसकी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, पहला तो लैक ऑफ एक्यूरेसी। ठीक, प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन फॉरकास्ट विच में नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं कि वो सही नहीं हो सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें आपको टाइम और एफर्ट लेने हैं। तीसरा है कॉस्टली अफेयर्स। प्लानिंग इन्वॉल्व्स एक्सपेंसेस, रिसर्च एनालिसिस पे खर्च होते हैं। रिगिड नेचर का होता है, रेसिस्टेंस टू चेंज, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द की स्टेप इन प्लानिंग, एक्सप्लेन। अब जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय निर्माण नियोजन का प्रमुख चरण है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो डिसीजन मेकिंग एक की स्टेप होता है प्लानिंग में। या पूछ सकता है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, या इसके स्टेप्स मीनिंग क्या होते हैं, या स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। जो डिसीजन मेकिंग होता है वो मीन्स चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर के लिए एक्शन डिसाइड करना होता है, और डिसीजन मेकिंग के बिना प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग हम कहें, इसीलिए दोनों एक दूसरे से क्या है, इन क्लोजली रिलेटेड हैं। हार्ट एंड की स्टेप होता है प्लानिंग का। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब यहाँ पर होता है, यहाँ पर सिंपल सा, अवेलेबल अल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना। ठीक है, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, 10 अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा। ऑब्वियस सी बात है, आप मार्केट जाते हो, एज ए एग्जांपल आपके पास वो बहुत सारे कपड़ों का कलेक्शंस दिखाता है। अब आपको उसमें से क्या है, कोई भी एक बेस्ट कोई लेना, कोई एक डिसीज़न लेना कि हाँ हमें एक बेस्ट कोई कपड़ा लेना है। तो वही उसी तरह मैनेजमेंट में भी ये होता है कि आपके पास अल्टरनेटिव्स बहुत हैं, लेकिन उसमें से कौन सा जो बेस्ट हम चूज़ करें, बेस्ट ऑप्शन जो चूज़ करें वो सही रहे मैनेजमेंट के लिए। तो डिसीजन मेकिंग मीन्स चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, ये चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस देखिए, तो प्रोसेस आपके लिए इम्पोर्टेंट जो आपको अपने एग्ज़ाम में लिखने हैं। तो इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ये एग्ज़ाम के लिए ही मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन बताइए कि प्लानिंग फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग इन एडवांस। लेकिन वहीं डिसीजन मेकिंग जो है एक हार्ट होता है प्लानिंग का, क्योंकि प्लानिंग बिना डिसीजन बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसमें मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, में से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, बेस्ट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें मीनिंग बताओ प्लानिंग का कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, कब करना है। और डिसीजन मेकिंग कैसे है कि स्टेप्स इन प्लानिंग। क्यों पहला, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग इज बेस्ड ऑन डिसीजन, प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस। पहला बताया कि प्लानिंग के हर स्टेज पर डिसीजन लेना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कौन सा प्लान अडॉप्ट करना है, रिसोर्सेज कैसे यूज़ होंगे। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस, इट इज़ बेस्ड ऑन डिसीजन। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड थ्रू डिसीजन। ऑब्जेक्टिव्स कैसे, डिसीजन से ही तो डिसाइड होंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग का, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, जो खुद में ही वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, तो प्लानिंग में हमेशा मल्टीपल अल्टरनेटिव्स होते हैं और डिसीजन मेकिंग ही बताता है कौन सा अल्टरनेटिव इकोनॉमिक और फिजिबल है। प्लानिंग बिना डिसीजन के उसका कोई मतलब नहीं है। पॉलिसीज़, प्रोग्राम, जो इतने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो आपके डिसीजंस पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी प्लानिंग, उसमें पॉलिसीज़ जो भी बना रहे हो, प्रोग्राम्स जो भी बजट शेड्यूल्स हैं, वो सारे के सारे किसके आउटकम है, वो आपके डिसीजन मेकिंग के हैं। ठीक है, रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है, प्रॉपर डिसीजन प्लानिंग के थ्रू ही होता है और रिस्क कम कर देता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम में लिखने के लिए ही मैं बताई हूँ जो आपको लिखने हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, तो ओवरऑल हमें क्या पता चला कि प्लानिंग और जो डिसीजन मेकिंग है क्लोजली रिलेटेड है। प्लानिंग एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और डिसीजन मेकिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, तो इसमें आपको एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, अब ये क्या होता है आपका, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में ही तो हम लोग काम को क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके अथॉरिटी, उसके डिपार्टमेंटेशन के अकॉर्डिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है प्लानिंग के बाद काम को सिस्टमेटिकली अरेंज करना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, वर्क को डिवाइड किया जाता है, अथॉरिटी असाइन की जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। तो ये चीज़, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटेशन में उसके फंक्शन के बेसिस पे, प्रोडक्ट, जियोग्राफिकल, कस्टमर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। और डेलीगेशन में आपकी 3 चीज़ें शामिल होती हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब लोअर लेवल्स को जब हम अथॉरिटी देते हैं तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे बोलते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम में क्या लिखना है, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी हम लोगों ने बताया कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो दूसरा फंक्शन होता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग ऑफ टास्क, असाइनिंग ड्यूटीज़, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बताता है। काम को डिवाइड करना, उनको असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे काम होता है। एग्ज़ाम में ये डिफिनेशन आपको लिखनी है जो मैंने यहाँ पे दी है। डिपार्टमेंटेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो डिपार्टमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ इनटू सेपरेट डिपार्टमेंटेशन। मतलब होता है जो सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट्स में ग्रुप करना, सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट। अब इसमें आपके तो इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ को एक सेपरेट डिपार्टमेंट्स में हम उसको करेंगे। किन किन बेसिस पर डिपार्टमेंटेशन किया जाता है, तो यहाँ याद रख लो, फ्लो चार्ट के थ्रू आपको चीज़ें समझानी है। तो सबसे पहला आता है फंक्शनल डिपार्टमेंट के फंक्शंस के बेसिस पर, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस के, एचआर के बेसिस पर। दूसरा प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन के, प्रोडक्ट के बेसिस पर, जैसे कि सोप का डिवीज़न अलग, शैम्पू का डिवीज़न अलग, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैंडल पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा देखे जाते हैं। तीसरा आता है जियोग्राफिकल, मतलब एरिया वाइज। जियोग्राफिकल का मतलब जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एरिया के बेसिस पर जब। और चौथा आता है कस्टमर डिपार्टमेंटेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, रिटेल हो गया, होलसेल हो गया, तो कस्टमर टाइप के बेसिस पर। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो फ़ायदे देख लो। स्पेशलाइजेशन होगा, अच्छा बेटर कोऑर्डिनेशन होगा और इफेक्टिव कंट्रोल होगा। दूसरा आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। अधिकार का प्रत्योजन। तो डेलीगेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर असाइन ड्यूटीज, ग्रांट्स अथॉरिटीज एंड क्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है अथॉरिटी जो होती है जब हम सब ऑर्डिनेट को डेलीगेट करते हैं, ट्रांसफ़र करता है ताकि काम जो है इफ़िशेंटली हो सके। तो जब हम अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र करना ताकि काम जो है इफ़िशेंटली हो सके, उसे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। तो वर्क के साथ पावर भी देना डेलीगेशन है। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं डेलीगेशन में, एक अथॉरिटी, अधिकार, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इसके एलिमेंट है। अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, काम करने का राइट। हिंदी में लिख दे रही हूँ, काम करने का राइट, ताकि ईजिली समझ में आ जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह हुआ काम कंप्लीट करने का ऑब्लिगेशन। जैसे मैंने आपको काम दिया कि हाँ जितनी बार हो सके आप पढ़ लेना, तो ये आपकी क्या हो गई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि जो आपको टास्क मिला है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जितनी बार हो सके हम उसको रिवाइज करें। अकाउंटेबिलिटी का मतलब फाइनल आंसरबिलिटी। ठीक, अभी आगे भी इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के इम्पॉर्टेंस यही है कि मैनेजर्स को वर्कलोड कम होता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, ये चीज़ें। तीसरा आता है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर का टॉप लेवल से लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करना, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है सिर्फ टॉप मैनेजमेंट तक लिमिटेड नहीं होती है, हर लेवल पे अथॉरिटी एट लोअर लेवल्स
मैनेजरियल ऑटोनॉमी, फास्टर डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन होता है, मोटिवेशंस और इनिशिएटिव बढ़ाता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके एडवांटेज भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। अगर फ्लो चार्ट में डिलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बताना है तो आप भी एग्ज़ाम में लिख सकते हो। नेचर, स्कोप एंड लेवल। डिलीगेशन की बात करें तो एक प्रोसेस है, डिसेंट्रलाइजेशन एक फिलॉसफी है। इसका जो स्कोप लिमिटेड है बट इसका वाइडर है। लेवल है इंडिविजुअल और ये होल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, एक्सप्लेन स्टाफिंग नेचर, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस। मैंने स्टाफिंग बताया आपसे, स्टाफिंग नेचर, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस। चलो, स्टाफिंग की प्रकृति क्या, महत्व क्या है बताना। तो स्टाफिंग कर्मचारी व्यवस्था, मैंने आपको बताया कि स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें मैंने एग्ज़ाम में ही लिखने के लिए दी हैं, बस आपको समझना है यहाँ पे। तो स्टाफिंग एक प्रोसेस है भाई, रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज़ टू इंश्योर द राइट पीपल आर अवेलेबल द राइट प्लेस ऑफ टाइम। तो स्टाफिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट नंबर ऑफ राइट पीपल को राइट जॉब पर सही समय पर प्लेस करना। ठीक है, ये चीज़ें, तो इसका उद्देश्य यही होता है, टू इंश्योर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सही व्यक्ति को सही कार्य देना, एम्प्लॉय एफिशिएंसी को बढ़ाना, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना और वर्क फोर्स स्टेबिलिटी को बनाना। स्टेप्स प्रोसेस वेरी, सबके स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे हम वो डायरेक्टिंग की स्टेप्स की बात करें, कंट्रोलिंग की बात करें, प्लानिंग की बात करें या स्टाफिंग की, तो सबके स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मैन पावर प्लानिंग, मतलब फ्यूचर के लिए कितना और कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए ये डिसाइड करना। रिक्रूटमेंट जो है जॉब के लिए अट्रैक्ट करना, अब इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ें आती हैं। सिलेक्शन में बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना, बेस्ट कैंडिडेट को हम चूज़ कैसे करेंगे, इंटरव्यू के बेसिस पर, टेस्ट के बेसिस पर, मेडिकल चेक, अपॉइंटमेंट लेटर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये सारे साल के इसके स्टेप्स होते हैं, बस स्टेप्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डायरेक्टिंग एंड मोटिवेशन एंड इट्स थ्योरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसमें देखें तो मोटिवेशन और थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें थ्योरीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो डायरेक्टिंग एंड मोटिवेशन देख लेते हैं। तो डायरेक्टिंग में देखें तो डायरेक्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट और कम्युनिकेट करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। यही डिफिनेशन इसमें दी गई है। इट इनिशिएट्स द एक्शंस, इसके अलावा इंश्योर दैट एम्प्लॉयज़ वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और मोटिवेशन एक इंटीग्रल पार्ट होता है डायरेक्टिंग का, और इंकरेज करता है एम्प्लॉय की टू परफॉर्म बेटर। मीनिंग देख लो तो डायरेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या चीज़ें आती हैं, सो सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये 4 एलिमेंट्स इसमें आती हैं। ठीक है, सुपरविजन का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ के काम पर नज़र रखना और गाइडेंस देना। तो सुपरवाइजिंग मीन्स ओवर सीकिंग द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू इंश्योर प्रॉपर परफॉर्मेंस, भाई निगरानी रखना ताकि कार्य सही तरीके से हो। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स, इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और आइडियाज़ का एक्सचेंज। भाई लीडरशिप इज़ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल टू वर्क विलिंगली टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो लीडरशिप का मतलब हुआ एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो काम कर सकें। मोटिवेशन में देखें तो एम्प्लॉयज़ को काम के लिए इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। ठीक, अब मोटिवेशन देख लो भाई, जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू टेक एक्शन डिजायर्ड गोल्स। नेचर, ये एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और गोल ओरिएंटेड है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है, एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में देखोगे तो वेजेस, सैलरीज, बोनस आते हैं। नॉन फाइनेंशियल में जैसे रिकॉग्निशन में जॉब सेटिस्फैक्शन, प्रमोशन और स्टेटस की बात की जाती है।
इसके इम्पोर्टेंस ये है सारी चीज़ें। अब आता है इसमें इम्पोर्टेंस आपकी थ्योरीज, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन सबसे पहले बताना, जो भी थ्योरी दी जाएगी तो मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू टेक एक्शन टू डिजायर्ड गोल्स को अचीव करना। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन दो बताई गई हैं, कंटेंट थ्योरीज एक, प्रोसेस थ्योरीज में। कंटेंट थ्योरीज ये बताते हैं तो लोगों को क्या प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें मैस्कुलिन नीड हायरार्की थ्योरी, ये दिया गया था मैस्कुले के द्वारा दी गया था। नीड हायरार्की की थ्योरी दी गई थी अब्राहम मैस्कुलो के द्वारा, ये दिया गया था। और ये थ्योरी क्या बताई गई थी, मैस्कुलो सजेस्ट दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन एन हायरार्की, ए पर्सन इज मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड्स बिफोर मूविंग टू हायर लेवल नीड्स। ह्यूमन नीड्स जो होते हैं एक हायरार्की में अरेंज होते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए इंसान को, 5 लेवल ऑफ नीड्स की बताया गया, आवश्यकताओं के 5 स्तर। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, आपको सबसे पहले भोजन, पानी और वेतन, फूड, वाटर एंड सैलरी। दूसरा है सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तीसरा है सोशल नीड्स, लव एंड फ्रेंडशिप, स्टीम नीड्स। और 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की। तो एक नीड सेटिस्फाई होने के बाद क्या करते हो आप, नेक्स्ट नीड मोटिवेट करता है। आपके पास अगर फूड वाटर हो गया तो आपके पास जॉब चाहिए, जॉब के बाद आपके क्या चाहिए, सोशल नीड्स चाहिए, उसके बाद आपको एक स्टेटस चाहिए और एक सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये पूरे 5 नीड्स बताए गए हैं, इसको आप फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे नीड्स की बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट आता है थ्योरी हर्बस 2 फैक्टर थ्योरी। इन सब की थ्योरी को मैंने अलग अलग बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, हर्बर्स की 2 फैक्टर थ्योरी, तो 2 फैक्टर थ्योरी जो दी गई फ्रेडरिक हर्बर्स के द्वारा दी गई है, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। इस थ्योरी में बताया गया, इन्होंने 2 फैक्टर्स की बात की हर्बर्स ने, एक हाइजेनिक फैक्टर्स की और एक मोटिवेटर्स की। तो हाइजेनिक फैक्टर्स में अगर बात करें तो इसमें आपकी सैलरी, कंपनी पॉलिसी, वर्किंग कंडीशंस हैं। मोटिवेटर्स की बात करें तो इसमें आपका रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो हाइजेनिक फैक्टर्स हैं डिससेटिस्फैक्शन रिमूव करते हैं, और मोटिवेशन जो होते हैं मोटिवेटर्स वो सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। क्लियर है। एमसी ग्लैंड नीड थ्योरी की बात करें तो एमसी ग्लैंड नीड थ्योरी की बात करें तो इसमें थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की बात की गई। थ्योरी एक्स ये दिया गया डेविड एमसी ग्लैंड के द्वारा। तो बात करें इसमें नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, अचीवमेंट की बात करें तो डिज़ायर फॉर एक्शन, सफलता पाने की इच्छा, और डिज़ायर टू कंट्रोल अदर्स। तो थ्योरी एक्स में किसकी बात की गई है, निगेटिव व्यू की, और थ्योरी वाई में बात की जा रही है पॉजिटिव व्यू की। तो एम्प्लॉय काम से भागते हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए, तो ये नेगेटिव में आ गया, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक, ये चीज़ है। नेक्स्ट आता प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात करें तो जो व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है इसमें 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटली और बैलेंस। एम्प्लॉयज़ तब मोटिवेट होता है जब उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो मोटिवेशन, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटली और बैलेंस। ठीक है, ये काफ़ी नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में, आपसे नीड्स का पूछा जाएगा, एमसी ग्रे और वो जो मैंने बताया है। इक्विटी थ्योरी एडम के द्वारा दी गई है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत इसमें थ्योरी है तो ये नहीं पूछे जाते हैं उतने। इनपुट आउटपुट रेशियो, अदर्स एंड इक्वलिटी कॉजेज, डिससेटिस्फैक्शन की बात की। गोल सेटिंग थ्योरी में लक्ष्य निर्धारित जो सिद्धांत होते हैं वो एडविन के द्वारा दिए गए हैं। ठीक, ये जो मैंने आपको एमसी ग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई इसको डिटेल में आपको पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमसी ग्रेगर और नीड्स, और एक कौन सा है जो ऊपर बताया वो इम्पोर्टेंट है, 3 थ्योरी। तो एमसी ग्रेगर थ्योरी एक्स और वाई दिए हैं जिसमें 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ अजप्शंस बताए गए। दीज थ्योरीज जो बेस्ड होते हैं मैनेजरियल अजप्शंस पे। एक्स की बात करें थ्योरी एक्स में तो एम्प्लॉयज़ डिसलाइक वर्क एंड राइट टू, तो इसमें निगेटिव चीज़ें बात की जाती हैं। ठीक, और थ्योरी एक्स की ऑटोक्रेटिक और स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल, ये सारे इसके एडवांटेज दिए गए हैं, इसमें डिसएडवांटेज। ठीक, ये आपको लिखने हैं एग्ज़ाम में, आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी बना सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक, ये चीज़ें दी गई हैं इसमें, व्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये हो गया ना, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन
कंट्रोलिंग एंड मैनेजरियल कम्युनिकेशन। तो आप एक्सप्लेन कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। अब ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहा कम्युनिकेशन क्या, तो वही चीज़ आपको लिखनी है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड मैसेज बिटवीन टू और पर्सन्स। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, इंस्ट्रक्शंस और फीलिंग्स का एक्सचेंज करना दो या दो से ज़्यादा लोग के बीच में। इसमें क्या क्या एलिमेंट शामिल होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपके सेंडर हो गए, मैसेज हो गया, मीडियम हो गया, रिसीवर हो गया, फीडबैक, ये सारी चीज़ें। इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि भाई वर्क को क्लियरली समझता है, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, रिलेशनशिप को बिल्ड करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम करता है, रिड्यूसेस में, तो ये सारी चीज़ें। ठीक, स्टाफिंग कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। कंट्रोलिंग में अगर बात करें तो कंट्रोलिंग में क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो डिफिनेशंस क्या लिखेंगे, कंट्रोलिंग की मीनिंग एंड डिफिनेशन, नियंत्रण का अर्थ एवं परिभाषा। तो कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो हमारे प्लान परफॉर्मेंस है। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, और अगर डेविएशन है तो उसको सही करना। तो लास्ट फंक्शन होता है आपका मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग। ठीक है, अब इसमें क्या इसके स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ लिख लो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर करना, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, और कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना। इसके स्टेप्स इम्पॉर्टेंट हैं, इस स्टेप्स को आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड्स को सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना, कंपैरिजन करना परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, और करेक्टिव एक्शन। नेचर है कंट्रोलिंग का क्या है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, जो कि मैंने आपको बताया है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। कंटिन्यूस प्रोसेस है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये स्टॉप नहीं होता है। फॉरवर्ड लुकिंग है, यूनिवर्सल फंक्शन है, डायनेमिक प्रोसेस है, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है, और कंट्रोलिंग जो है प्लानिंग से लिंक्ड है। इसका स्कोप कहाँ कहाँ है, तो स्कोप देख लो, इसका क्षेत्र कंट्रोल ओवर पॉलिसीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन में है, पर्सनल में है, सब इजी। ये आपको सब एग्ज़ाम में लिखना है, सारे पॉइंट को छोड़ना कुछ भी नहीं है। जितनी चीज़ें मैंने आपको इस पीडीएफ में दी हैं, ठीक है, जितना हो सके। बिना रिवीजन का आपको कोई चीज़ें याद नहीं होंगी, तो ये इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस क्या है, तो मैनेजरियल इफेक्टिवनेस वही कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। तो मैनेजरियल इफेक्टिव्स का मतलब है मैनेजर की एबिलिटी को अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मतलब डूइंग द राइट थिंग्स इन द राइट वे, ये सारी चीज़ें आती है। तो जितना हो सके पीडीएफ में पढ़ लेना। ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरी चीज़ें आपको क्या क्या पढ़नी है, मैनेजमेंट की मीनिंग, डिफिनेशंस, फंक्शंस, फीचर्स इंपॉर्टेंट। दूसरा, मोटिवेशन की थ्योरीज, 3 थ्योरीज पढ़नी है। नीड्स की मैस्कुले के द्वारा दी गई, MC ग्रेगर के द्वारा और हर्बर्स के द्वारा, 3 थ्योरी तो आपको पढ़नी है। तीसरा है कंट्रोलिंग और स्टाफिंग के स्टेप्स नहीं छोड़ने हैं। चौथा है कम्युनिकेशन। ठीक, इतना भी पढ़ लोगे तो ईजिली, तो जितना हो सके उतनी चीज़ें आपको इसमें सारी पढ़नी है, कोई भी चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है। जितनी बार हो सके वीडियोस को आप देख लीजिएगा 2x स्पीड पे बढ़ा के, पीडीएफ को जितनी बार हो सके रिवाइज कर लेना, और आपका ये लास्ट पेपर है, ठीक है, अच्छे से देना। कोई भी क्योंकि देखो सारे पेपर्स को आप अच्छे से दोगे, और अगर आपने हमसे पढ़ा चीज़ों को बहुत अच्छे से 100% अपने दिया है, तो मेरी गारंटी कि आपका अच्छा CGPA लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, अगर आपने हमसे जुड़ा है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आप खुद ही पेपर दे के आ रहे हो, खुद ही आपको पता होगा, तो जितनी चीज़ें मैंने बताई आपको छोड़नी नहीं है। बस एक दिन की बात है, मैं आपको लास्ट 1 शॉट वीडियो भी देती हूँ, बस उसको आप अच्छे से क्लियरली पढ़ लिया करो, और कुछ भी आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, तो जितना हो सके इन सब चीज़ों को लिखो। देखो ये सारे पॉइंट्स आप लिखो, लिखना है आपको, बस पॉइंट्स पे फोकस करना है। पॉइंट्स को अच्छे से फोकस करिए, पॉइंट्स को अच्छे से चीज़ों को कवर करिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं, और पॉइंट्स को लिखने के बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है एक एक लाइन में, अंदर की चीज़ें कोई नहीं देखता, बस आपको
पॉइंट्स पे यहाँ पे फोकस करना है। क्लियर है? इसके अलावा ये सारे जो पॉइंट्स हैं कंट्रोलिंग के, इसके अलावा नेचर के, ठीक, उसको ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हो तो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बताओ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोलिंग, इसको ऐसे एक पेज में आपने बता दिया 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स। अब एक एक लाइन में उसी पॉइंट्स को लिख के एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दो बीच में, ठीक। फिर उसके प्रोसेस बता दो, उसके स्टेप्स बता दो, उसके ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें कवर कर सकते हैं। और प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स को अगर सेशन इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप से। अब आपका BBA सेकेंड सेमेस्टर की भी जो क्लासेस हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। क्लासेस वगैरह यूट्यूब पे चलेंगी, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर देना।